क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, पाटलिपुत्र में हुआ था। हमें अपने इतिहास में 3 व्यक्तियों का नाम चंद्रगुप्त था, उन्हें जानना है। गुप्त साम्राज्य में भी 2 चंद्रगुप्त हुए, तो पहले वाले को चंद्रगुप्त प्रथम कहते हैं और द्वितीय वाले को चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी उन्हीं को कहते हैं। एक और चंद्रगुप्त हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और जब चंद्रगुप्त प्रथम कहा जाए और चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाए तो हमें कंसीडर करना होगा गुप्त वंश के चंद्रगुप्त के बारे में वहां कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईस्वी में। अभी जस्ट हम लोग लिस्ट देखेंगे डिटेल्स में कि गुप्त वंश में क्या क्या कॉन्सेप्ट है। कुछ क्वेश्चंस देखने के बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग वो देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा कि 320 का मतलब क्या है, चंद्रगुप्त का मतलब चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पर कह रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, और श्रीगुप्त कौन है। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी पाटलिपुत्र में, और यहीं पर चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत जो है वो स्टार्ट किया था। गुप्त संवत जो है वो गुप्त कैलेंडर है। क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था। तो समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र में थी। क्वेश्चन नंबर 8, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। तो समुद्रगुप्त से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो गुप्त, और नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कुमार गुप्त के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं कुमार गुप्त, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब हम लोग गुप्त अंपायर के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। कई हिस्ट्रियन जो है गुप्त वंश को या गुप्त जो एरा है, जो एज है, गुप्त काल है, उसे गोल्डन एज के रूप में जानते हैं। अंपायर का मतलब होता है हिंदी साम्राज्य। अंपायर जो है बहुत बड़ा होता है, और डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। तो यदि अंपायर और डायनेस्टी कहें, वंश या साम्राज्य कहें, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अंपायर जो होता है बहुत बड़ा होता है, जैसे मौर्यन अंपायर, मौर्यन वंश हम नहीं कह सकते हैं उसको क्योंकि बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे वंश आते हैं, जैसे लोधी वंश आता है, वो छोटा था, इसलिए हम लोग उसको वंश कहते हैं, या डायनेस्टी जिसको हम लोग कहेंगे इंग्लिश में। तो गुप्त अंपायर को बहुत सारे हिस्ट्रियन जो है वो गोल्डन एज या गोल्डन एरा भी कहते हैं। 375 एडी में गुप्त जो अंपायर है वो इस तरह से कुछ मैप पर इंडिया के अपने दिखता था, जिसकी की कैपिटल पाटलिपुत्र थी। कैपिटल जो है गुप्त वंश की वो या गुप्त साम्राज्य की वो पाटलिपुत्र थी, और यहाँ पर की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और प्रकृत भाषा जो थी वो लोगों की भाषा थी, वर्नाकुलर जिसको कहते हैं। लेकिन लिटरेचर और एकेडमी किस भाषा में की जाती थी, संस्कृत में की जाती थी। और मेन जो रिलीजन था गुप्त वंश में वो हिंदुइज्म था, फिर जैनिज्म और फिर बुद्धिज्म। जो गुप्त शासक थे वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। गुप्त वंश में ही या गुप्त साम्राज्य में ही जो मेनली हमारे पुराण हैं, 18 पुराण जो है वो लिखे गए थे, गुप्त काल में ही माने जाते हैं, उनकी रचनाएं हुई थी। गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य के ही समय में कालिदास जैसे लोग थे जिन्होंने कई काव्य लिखे हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग मेन जो हैं वो देखेंगे, लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से किंग जो हैं थे। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये क्वीन कुमार देवी एंड किंग चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है गोल्ड कॉइन पर डिपिक्ट है। इस तरह से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी हम लोग चूंकि हम लोग क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं तो अभी ये डिटेल्स हम लोग नहीं इस पे चर्चा करेंगे, जो मुझे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। अभी जस्ट हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद और क्वेश्चंस करेंगे ना, चूँकि हमारा ये वीडियो जो है वो क्वेश्चंस
पर आधारित है। चंद्रगुप्त सेकेंड, जिन्हें विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं, उनका जो है एक्सटेंट ये है इंडिया में, उनके शासनकाल का एक्सटेंट था वो। गोल्ड क्वाइन पर चंद्रगुप्त सेकेंड दिख रहे हैं, ठीक है। वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त दिखते हैं। फाहियान जो है वो आते हैं इंडिया में। ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम चाइना इन 399 एंड रीच्ड इंडिया इन 405। अभी जस्ट देखेंगे फाहियान के बारे में, बहुत सारी चीज़ जानेंगे। कुमारगुप्त फर्स्ट हैं ये, ओके। कुमारगुप्त फर्स्ट ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। फिर आते हैं स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त को लास्ट जो मेजर रूलर हैं गुप्त वंश के वो कहे जाते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का ये स्टैचू है। डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, स्कंदगुप्त के बाद धीरे धीरे गुप्त वंश डिक्लाइन होने लगता है, यानी कि पतन की ओर बढ़ने लगता है। 550 में कुछ इस तरह से दिखने लगता है अपना इंडिया। आगे हम लोग लिस्ट देखेंगे, मेन हमारा फोकस लिस्ट पर ही। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्क्रॉल कर देता हूँ, चंद्रगुप्त सेकेंड का ये फीचरिंग है। रिलीजन ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि मेनली जो रिलीजन था वो हिंदुइज्म था। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, फिर लेगेसी, बहुत सारी चीज़ें रही थी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ओके, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इन्होंने किया। इवन जो हमारा महाबोधि टेम्पल है ये गुप्त काल में ही स्टार्टिंग हुआ था बनना। द करेंट स्ट्रक्चर ऑफ महाबोधि टेम्पल डेट्स टू द गुप्त ईरा 5th century CE, मार्किंग द लोकेशन वेयर द बुद्धा इज सेड टू हैव अटेंड इनलाइटमेंट। तो ये वहीं पर गुप्त शासकों ने ही बनवाया था। ये दशावतार टेम्पल है जो कि विष्णु टेम्पल है, गुप्त शासकों के द्वारा ही बनाया गया था ये। विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन द सर्पेंट शेष, दशावतार टेम्पल में इस तरह का कुछ विष्णु का पिक्चर है। ये बुद्धा हैं फ्रॉम सारनाथ। ये त्रिमूर्ति हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है भाई, तो एलिफेंटा केव में। और त्रिमूर्ति में यहाँ पर विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मूर्ति है जो कि एलिफेंटा केव में। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि जो त्रिमूर्ति है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो एलिफेंटा केव में। उसी तरह से ये महात्मा बुद्ध का एक पेंटिंग है जो कि पद्म पानी पोस्चर में है, वो अजंता केव में है ये पद्म पानी। उसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं। कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। भीतरगांव टेम्पल जो है, अजंता केव फ्रॉम गुप्ता, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर फाउंडर ऑफ डायनेस्टी जो है, यहाँ पे लिस्ट हम लोग देख रहे हैं। मेन हमारा यही था लिस्ट। श्रीगुप्त ने सबसे पहले फाउंड किया था 240 में गुप्त वंश को, लेकिन जो मेन इसके राजा बने 320 ईस्वी में वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और यहाँ से मेनली जो है गुप्त वंश का स्टार्टिंग माना जाता है। लेकिन यदि बोला जाए कि फाउंडर ऑफ गुप्त वंश तो वो श्रीगुप्त कहलाएंगे। श्रीगुप्त के बाद फिर घटोत्कच आते हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त के बाद कच्चा कुछ दिन तक रहते हैं, फिर रामगुप्त आते हैं। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकेंड आते हैं जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। फिर चंद्रगुप्त सेकेंड के बाद कुमारगुप्त वन आते हैं। कुमारगुप्त वन के बाद स्कंदगुप्त आते हैं। कुमारगुप्त वन ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित की थी। और स्कंदगुप्त के बारे में यह है कि इन्होंने हूणों के आक्रमण को रोका था। और स्कंदगुप्त के ही बाद धीरे धीरे डेक्लाइन पे चली जाती हैं गुप्त वंश। फिर पुरुगुप्त आते हैं, कुमारगुप्त सेकेंड या क्रमादित्य इन्हें कहते हैं, बुद्धगुप्त आते हैं, नरसिंहगुप्त, बलादित्य आते हैं, फिर कुमारगुप्त थर्ड आते हैं, फिर विष्णुगुप्त आते हैं, फिर चंद्रादित्य आते हैं और फाइनली जो है भानुगुप्त आते हैं। तो भानुगुप्त जो है वो गुप्त वंश के अंतिम शासक हो जाते हैं। स्टार्टिंग श्रीगुप्त से होती है और लास्ट जो है वो भानुगुप्त होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11,
बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? तो गुप्त काल में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहे थे? तो 3 सालों तक रहे थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत भ्रमण आए थे। क्वेश्चन नंबर 13, आर्यभट्ट का संबंध था पाटलिपुत्र से था। आर्यभट्ट ने ही पाई, जो हमारा पाई होता है मैथ में, जिसका कि वैल्यू होता है 22/7, उसकी डिस्कवरी आर्यभट्ट ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 14, इवन जो सर्कल है ना, सर्कल का जो रेडियस होता है उसकी भी खोज जो है आर्यभट्ट को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? शाहाबाद। आज जो शाहाबाद है वो नाम नहीं है अपने बिहार में। कुछ साल पहले शाहाबाद जो है वो कंबाइंड फॉर्म हुआ करता था रोहतास, भोजपुर और बक्सर जिले को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पित्तल की मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सुल्तानगंज भागलपुर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 16, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे गए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं, यह किस काल के हैं? तो गुप्त काल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? गुप्त काल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, तीरभुक्ति दैट मीन्स आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था? तो गोविंद गुप्त। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था? नालंदा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आए थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 22, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी, ये फाहियान ने कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त समवंत का आरंभ कहां से स्टार्ट होता है? तो 320 ईस्वी से स्टार्ट होता है और इसको स्टार्ट करने वाले हैं चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 25, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है। तो इनका पूरा नाम हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 26, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? तो हरिसेन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 28, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा हुई है? तो समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो हुड़ों के आक्रमण। नंबर 2 जो स्टेटमेंट है, प्रशासन का सामंती स्वरूप, यस सामंती प्रवृत्ति का हो गया था, और कमजोर शासक, तीनों इसके कारण है, जबकि आर्थिक संकट नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो नरसिंह गुप्त। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिमय युग था, इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। पाणिनि जो है ये बहुत पहले थे, ये बीसी में थे और हम लोग अभी एडी में चल रहे हैं। पाणिनि तो इसमें 3 हो जाएंगे, वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जो हैं ये गुप्त काल से रिलेटेड है, जबकि पाणिनि जो है ये गुप्त काल से रिलेटेड नहीं है। पाणिनि ने अष्ट अध्याय जो कि संस्कृत का ग्रामर है उसको इन्होंने लिखा था, और पाणिनि का भी जो जन्म है वो पाटलिपुत्र ही माना जाता है। तो ये अपने क्वेश्चंस रहे गुप्त काल से और बिहार से रिलेटेड जो